These my dollars make it hurt. हेलो तबाही फैमिली, दिस इज़ नहीजन। अगर कोई एक्सटर्नल बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही हो कंस्ट्रक्शन की तो उसे इग्नोर करना, मेरे यहाँ नहीं हो रहा है, तुम्हारे यहाँ हो रहा होगा। दिस इज़ नहीजन फ्रॉम IIIT जबलपुर एंड वी गोना मूव टुवर्ड्स कंप्लीटिंग आवर चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो उससे पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पे पर्लेटन का हैंडल फॉलो नहीं किया है तो उससे आप फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। प्लस बेस्ट मटेरियल के लिए या फिर DPP के लिए या टेस्ट सीरीज़ के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे विज़िट कर लीजिए और हम लोगों को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मतलब आप इसे अपना बेनिफिट मान के करिए या हमारा बेनिफिट मान के करिए, पर कर दीजिए। और मैं चालू करती हूँ। हम थोड़ा सा क्विक इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत इजी सा टॉपिक है, ये बहुत छोटू सा टॉपिक है जिसमें हमें बस प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम फटाफट बहुत सारे एक टॉपिक को एक क्लास में कंप्लीट करते हुए और जितनी रिक्वायर्ड प्रैक्टिस है उतना उस क्लास में करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी अगर मैं आपकी फर्स्ट 2 क्लासेस कंबाइन करके बस एक ही बना दी होती 1.5 घंटे के आसपास की तो वो काफ़ी ज़्यादा लगता, वो काफ़ी ज़्यादा थियोरी हो जाती और मतलब सारी चीज़ें मिक्स हो जाती। सो वी नीड टू गिव टाइम टू द concepts so that they build themselves. Okay, so we just cleared some concepts and we practiced more. अभी भी मैंने पिछले क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था तो उस होमवर्क क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड आफ्टर माई लास्ट क्लास वी हैव मूव्ड ऑन टू द टॉपिक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, P + आयोटा Q, ये हमने देख लिया। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, Z1 ± Z2, Z1 × Z2, Z1 का बार और बहुत सारी चीज़ें भी हमने देख ली है। मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट भी देख लिया है, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट, तो ये दोनों चीज़ें भी हमारी हो गई है। अभी रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, ग्राफिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भाई होते कहाँ हैं, मतलब रियल नंबर हमको पता है इस नंबर लाइन में ये रियल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स हमको पता है कि ये 1 2 3 नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स हमको पता है और सारी चीज़ों का हमको अंदाज़ा है कि ये रियल नंबर लाइन पे होती कहाँ है। पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या रियल नंबर लाइन पे होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो जो भी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं हर नंबर को अभी तक के अपने नंबर सिस्टम में, वैसे ही हम आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी देखने वाले हैं। और ये मॉड्यूलस क्या चीज़ थी, ये कॉन्जुगेट क्या चीज़ थी, ये एक मैंने टर्म यूज़ किया था आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, तो ये दोनों क्या टर्म्स थे, ये जो बात है ये मैं आज रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट में बताऊंगी। वो आए कहाँ से, वो नाम उनका पड़ा क्यों, मतलब वो चीज़ क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, वो आज अपन रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले अपना एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास में ये वाला। अब इस क्वेश्चन को ना आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, पर आप लोगों ने गेस ऐसे सॉल्व किया होगा कि सबसे पहले तो आपने जो x की वैल्यू दी हुई है 4 आयोटा -5 उसका स्क्वायर निकाल लिया होगा और ये वैल्यू यूज़ कर ली होगी, और फिर इसका स्क्वायर से आपने टू द पावर 4 बना ली होगी, क्यूब करके टू द पावर 3 बना ली होगी, और मतलब पूरा एक छोटे बच्चों जैसे आपने सॉल्व किया होगा। तो अगर आपका आंसर -160 आया है तो बहुत बढ़िया, आपने एक बहुत लेंदी सा सोल्यूशन बिना किसी सिली मिस्टेक के कर लिया। पर आंसर तुम देखो -160 आना चाहिए था। अगर आपका -160 भी नहीं आया है और आपने किया भी इस तरीके से है तो फिर आपने तो भाई बीच में कहीं कैलकुलेशन में ही गलती कर दी। अब मैं एक तरीका बताने वाली हूँ, आंसर तो हमारा ये है पर तरीका क्या, हमें ये इतना बड़ा तरीका यूज़ करना है। ये यहाँ पे छोटा दिख रहा है क्योंकि मैंने पूरा किया नहीं है ऑफ कोर्स, ये हर चीज़ को अलग अलग सॉल्व करने की मैं बात कर रही हूँ। मैंने भी ऐसे ही सॉल्व किया था, ठीक है, इनफैक्ट क्लास के ऑलमोस्ट हर बच्चे ने भी ऐसे ही सॉल्व किया था, तो देयर इज़ नो ड्रॉबैक इन सॉल्विंग इट लाइक दिस। पर अभी जो मैं बताने वाली हूँ उससे ध्यान से सुनना, भले ही आपका आंसर सही आया हो या नहीं आया हो, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है x = -5 + 4 आयोटा, सही बात है। अब इस -5 + 4 आयोटा का क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x + 5 = 4 आयोटा, सही बात है। अब इन दोनों का मैं कर देती हूँ स्क्वायर दोनों साइड्स पे,
ठीक है भाई, इसमें तो गलत हो ही क्या सकता है, दोनों तरफ अगर कुछ किया है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू -16। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। मतलब हमने क्या पता किया कि x की वैल्यू ये दी हुई थी, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है इसकी वैल्यू 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 की वैल्यू 0 है क्योंकि x ये गिवन था। मतलब हम क्वाड्रेटिक से इस जगह पे पहुंचते थे, आज हम रूट से क्वाड्रेटिक पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो भी स्टेप्स थी वो तो समझ आ गई होंगी, ये हमने क्या किया। अब मेरा क्या लॉजिक है ना, वो लॉजिक समझना कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 को किसी कोशेंट ऑफ x, मतलब कोशेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइज़र, ये वाली चीज़ें तो हमने पढ़ ही ली थी बहुत बचपन में। तो कोशेंट ऑफ x प्लस रिमाइंडर ऑफ x, इस फॉर्म में अगर मैं लिखती हूँ अपनी ओरिजिनल गिवन एक्सप्रेशन को, मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं लिख रही हूँ इस फॉर्म में। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है ये तो भाई 0 हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाइड जो कोशेंट है वो भी 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म तो 0 हो जाएगी और बस रिमाइंडर वाली टर्म हमारे पास बचेगी। हो सकता है मेरी बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही हो, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हो कि मैं क्या बोले जा रही हूँ, तो ठीक है मैं सॉल्व कर लेती हूँ, समझ बिल्कुल आ जाएगी और बहुत मज़ा भी आएगा। मैं कह रही हूँ ना कि हमें इक्वेशन दी गई है x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। इसे मैं ऐसे लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। ठीक है, तो यहाँ कौन सा टर्म्स बन गए, यहाँ पे x की पावर 4 वाला टर्म बन गया, 10x क्यूब वाला टर्म बन गया, पर हमें तो 9x क्यूब चाहिए था और हमें 10x क्यूब मिल गया। इसका मतलब एक माइनस एक्स क्यूब इधर अलग से लिख देती हूँ मैं। फिर एक्स स्क्वायर इंटू 41, मतलब 41x स्क्वायर बन गया, पर हमें तो सिर्फ 35x स्क्वायर चाहिए था और हमें मिल गया 41x स्क्वायर, तो -6x स्क्वायर कर देती हूँ मैं। और -x प्लस 4 वाले टर्म तो कभी बन ही नहीं पाए, तो -x प्लस 4 एज इट इज लिख देती हूँ मैं। अब यहाँ पे भैया जो ये चीज़ थी ये तो 0 थी, तो अगर ये 0 है तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। चलो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा -x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। अब -x क्यूब में से मैं -x कॉमन निकाल लेती हूँ, फिर अंदर लिख देती हूँ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। अब ये तो मल्टीप्लाई होकर -x क्यूब बन गया, काम हो गया। -x इंटू 10x कितना होता है, -10x स्क्वायर, और यहाँ पे था -6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर चाहिए, 10x स्क्वायर है तो क्या करना है, 4x स्क्वायर हटाना है, मतलब इधर मैं क्या कर दूंगी प्लस 4x स्क्वायर, क्योंकि -10 है और -6 चाहिए। अब उसके बाद मेरी आखिरी टर्म है -x इंटू 41, मतलब -41x, और हमें क्या चाहिए -x, तो -41x से हमारे पास हमें बस -x चाहिए, तो हम क्या कर देंगे +40x। तो यहाँ पे मैंने कर दिया +40x, और जो +4 वाली टर्म थी उसका तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया, वो ऐसी की ऐसी। फिर से ये वाला टर्म तो भैया 0 के बराबर है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, बचा 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 4। अब मुझे ये पता है कि x स्क्वायर 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 कितना होगा, ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 4 इंटू 41, मतलब इधर हमारे पास एक टर्म आएगी 4 इंटू 41, जबकि हमको चाहिए बस 4। इसका मतलब मुझे 4 इंटू 40 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब इधर मैं क्या करूँगी -4 इंटू 40, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा ये फिर से भाई 0 है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया,
तो मेरा आंसर आ गया -4 × 40, जो हो गया -160। मेरा आंसर आ गया -160। मतलब हमने बस x की एक क्वाड्रेटिक बनाई, उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 होगी, इतनी सी बात का हमने फ़ायदा उठा लिया इस पूरे क्वेश्चन में। उस क्वाड्रेटिक के मल्टीप्लिकेशन में कुछ लिखा, एडिशन में कुछ लिखा, तो जो मल्टीप्लिकेशन में था वो उसके साथ 0 हो गया और जो एडिशन में लिखा था वो बच गया। तो टोटल 3 बार ऐसा करने की हमको ज़रूरत पड़ी, एक बार इधर, दूसरी बार इधर और तीसरी बार इधर। 3 बार ऐसा करा, आंसर आ गया -160। मुझे तो ये सवाल देख के, इसका ये वाला सोल्यूशन देख के काफ़ी मज़ा आया था। आप लोग भी अगर इसको आपने इन्वॉल्व होकर सॉल्व किया होगा तो आपको भी ये सोल्यूशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा होगा। चलिए, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। अपन बात करने वाले थे आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब हम x, y कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैं ले लेती हूँ ये एक कोऑर्डिनेट है मेरा x, y, P पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो ये वाला डिस्टेंस है वो y होता था और मेरा जो ये वाला डिस्टेंस है वो x होता था। बिल्कुल सही बात है। और जो मेरा ये वाला डिस्टेंस होता था वो कितना होता था, वो होता था √x² + y²। आई होप याद होगा, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगी और ये डिस्टेंस y है, तो ये बन गया मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज माय बेस, दिस इज माय परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरन थ्योरम को मैं अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मुझे मेरा डिस्टेंस मिल जाएगा, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा कितना, x² + y²। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो ऐसे तो हम एक ऑर्डर्ड पेयर को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते थे, बट आज हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो किस फॉर्म का होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x + i/y। तो अब अगर मैं कहूँ कि भाई इस x को अपन मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट, इस y को अपन मान लेते हैं y कोऑर्डिनेट, और ये बना देते हैं अपन एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये इसको मैं बोल देती हूँ एक ऑर्डर्ड पेयर। मतलब अब अगर मैं कोई पॉइंट मार्क करती हूँ जो x, y है, और ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस होगा y, ये मेरा डिस्टेंस होगा x और ये मेरा डिस्टेंस होगा √x² + y²। बस इस जगह पे हमारे x और y क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर x + i/y के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। मतलब ये जो मेरी x एक्सिस है ये असली में क्या है? रियल एक्सिस है। तो दोनों रियल नंबर लाइंस, यहाँ ये भी रियल नंबर लाइन है, ये वाली भी रियल नंबर लाइन है और ये वाली भी रियल नंबर लाइन है, पर ये रियल पार्ट की एक्सिस है, x वैल्यू की एक्सिस, मतलब रियल पार्ट ऑफ z की एक्सिस। काय की एक्सिस है ये? रियल पार्ट ऑफ z की। और ये जो y है ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारी एक रियल एक्सिस है और ये हमारी एक इमेजिनरी एक्सिस है, और यहाँ पे हमने एक कार्टेशियन प्लेन जैसे x + i/y को एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में देखा, समझा और प्लॉट कर दिया। ठीक है, बस 2-3 चेंजेस करने पड़े कि x एक्सिस को हमने रियल एक्सिस मान लिया, y एक्सिस को हमने इमेजिनरी एक्सिस मान लिया। और मुझे बता दो, √x² + y² कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
एक्स प्लस आयोटा वाई, उसके लिए जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो कहीं देखी लग रही है क्या? मुझे तो लग रही है, आप लोगों को भी बिल्कुल लगना चाहिए। नहीं लग रही है तो पिछले लेक्चर देख कर आओ। ये है मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है। मतलब जो मेरा ये वाला डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है मेरा मॉड्यूलस ऑफ जेड। चलो, जितनी बातें समझ आ सकती थी हमने समझ ली, जितना जुगाड़ हम बिठा सकते थे हमने बिठा लिया। अब अगर हमको x, y को ही प्लॉट करना होता तो हम रिप्रेजेंटेशन को इतना बड़ा टॉपिक क्यों बनाते? अब मैं कह रही हूं कि हम ऐसा कुछ करें जिसमें एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हमें, उसकी हमें पोजीशन पता चल जाए। हमें x और y नहीं दिया हुआ है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का अता पता ही नहीं है, बस ग्राफ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, उसकी हमें पोजीशन पता चल जाए, ठीक है। ना ही इधर x की मार्किंग्स करी हुई है, ना ही उधर y की मार्किंग्स करी हुई हैं। तो ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमको इसकी पोजीशन पता चल सकती है? थोड़ी बहुत अगर फिजिक्स की क्लास याद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। इसे मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर देती हूँ। ये मेरा बना एक एंगल थीटा, और ये है मेरा इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस r। तो ये जो r और थीटा है, ये दो वैल्यूज एक यूनिक पॉइंट बता सकती हैं। जैसे x, y एक यूनिक पॉइंट बता सकती हैं कि नहीं? अगर मुझे दिया है 2,3, तो क्या 2,3 नाम के 10 पॉइंट होते हैं? नहीं ना, एक ही पॉइंट होता है। वैसे ही r और थीटा पता चलने पे हमें एक यूनिक पॉइंट P मिल सकता है। मतलब अगर यहाँ पे कोई मार्किंग्स नहीं है, यहाँ पे x, y नहीं लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y नहीं दिया हुआ है, तो भी हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढ ले, ये पॉसिबल है इन दो क्वांटिटीज की मदद से। चलो बढ़िया। तो ये जो r है ये क्या है? उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, और पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस तो हमने अभी अभी नोटिस किया, क्या निकला? पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस तो भाई मॉड्यूलस ही निकला। तो ये तो हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है मॉड्यूलस ऑफ z, और ये कहलाती है हमारी आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT आर्ग्यूमेंट, जिसे हम लिखते हैं ARG ऑफ z, ठीक है। तो ये हमारा थीटा कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इस जगह पे ये दो वैल्यूज से हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल जाएगा। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ये कहलाता है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये हमारा कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो कार्टेशियन और पोलर में आपस में क्या रिलेशंस हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पोलर है। अब इसके अंदर हम जो कार्टेशियन वाली कुछ बातें थी वो भी हम प्लॉट कर देते हैं। मतलब जो हमने कार्टेशियन को बनाया है और जो हमने पोलर को बनाया है, दोनों को मिला देते हैं, और फिर उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, या इन दोनों में कैसे हम एनालॉजी डिराइव कर सकते हैं। तो अगर मैं पोलर कार्टेशियन सिस्टम की बातें इधर लिखना चालू करती हूँ, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट होता है x, y। दूसरी बात, ये डिस्टेंस होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी बात, ये वाला डिस्टेंस होता है y, और ये वाला डिस्टेंस होता है x, और ये होता है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका मतलब जो मेरा r है वो तो मुझे मिल गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो मेरा थीटा है वो इस ट्रायंगल का कोई एंगल है। मतलब मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज y एंड दिस इज x। तो tan थीटा क्या है? y अपॉन x। मतलब मुझे थीटा की वैल्यू तो नहीं पता, पर मुझे tan थीटा की वैल्यू पता है y अपॉन x। तो इधर से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं।
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़ोगे आगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा बात बोल रही हूँ मैं। थीटा को मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये दोनों जो बातें हैं ये लगभग एक ही चीज़ लिखी हुई है। तो कई जगह आपको ये पढ़ने को मिल सकता है आपकी रेफरेंसेस में कि आर्ग्यूमेंट इसके बराबर होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स के बराबर होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स भी वही बात लिखी हुई है। ठीक है, लगभग वही बात लिखी हुई है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें समझ आ गई कि हमारा जो मॉड्यूलस होता है वो ये होता है और हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ये होता है। ठीक है, ये हमने कैसे समझा, ये हमने बस ग्राफ पे प्लॉट किया, एक पोलर सिस्टम हमने डिराइव किया कि समझो हमको x और y पता ही नहीं है, तो ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ऐसी कौन सी दो और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी मदद से हमको वो कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमने कार्टेशियन के लिए लिखा था x प्लस आयोटा वाई, तो हम पोलर के लिए क्या लिखेंगे। हमको कार्टेशियन में कौन सी दो बातें पता थी, हमको कार्टेशियन में x कॉमा वाई पता था, और पोलर में हमको कौन सी दो बातें पता है, हमको r और थीटा पता है। तो अब r और थीटा को यूज़ करके हमको कोई जनरल सा फॉर्मेट चाहिए। मतलब जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था ना कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो, अब हमको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ये है हमारा पोलर फॉर्मेट। तो ये हमारा बन गया पोलर फॉर्म, और ये तो हमारा था स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। पोलर से कार्टेशियन से पोलर में हम पहुंचे कैसे, x कॉमा वाई को आप बोल दो r कॉमा थीटा, तो x प्लस आयोटा y बन जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारा बन जाएगा पोलर फॉर्म। ये हमने एनालॉजी बना ली दो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो हमने कौन सी दो बातें सीखी, सबसे पहले हमने सीखा मॉड्यूलस और दूसरा हमने सीखा आर्ग्यूमेंट। मॉड्यूलस क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई, सॉरी y अपॉन x। फिजिक्स में भी तो स्लोप ऐसे ही निकालते हैं, tan थीटा स्लोप होता है और tan थीटा y बाई एक्स होता है। तो ये स्लोप ही तो लिखा है एक तरीके से। अगर एक पॉइंट P दे रखा है तो उसको आप कनेक्ट कर दो, उसका आप स्लोप बता दो और उस पॉइंट का आप मैग्नीट्यूड बता दो। कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर 3D से रिलेट होगा, और वेक्टर 3D मतलब क्या है, वेक्टर्स। तो काफ़ी चीज़ें ना आपको फिजिक्स से ऐसे कनेक्ट होते हुए मिलेगी, और जो वेक्टर्स आपने फिजिक्स में पढ़ा है वो मैथ्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जिसकी जो थोड़ी सी ज़रूरत है फिजिक्स में लग रही थी वो आपने फिजिक्स में कवर कर लिया। तो अभी ये असली में हम वेक्टर्स जैसी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ वेक्टर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये दो चीज़ें हमको पता चल गई। अब यहाँ पे जो एंगल है ना, ये तो कितना भी आ सकता है, ये एंगल तो कितना भी आ सकता है। मतलब जैसे ये देखो, ये है एक, इसके लिए ये r हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, फिर ये इधर पहुंचा, अब ये r है, ये थीटा है, फिर ये इधर आ गया, अब ये r है और ये थीटा है। अब अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गया, ये r है और ये थीटा है, तो हमारा जो थीटा है वो हम 0 से 2 पाई के बीच में मानेंगे। लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट करके भी एक चीज़ होती है, अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है थीटा लाइज फ्रॉम -पाई टू पाई। मतलब जो मेरा थीटा है ना वो अगर यहाँ नीचे जाने लग गया तो हम इधर से आएंगे, इधर से आने की बजाय। मतलब हमारा आंसर कभी भी
पाई से ज़्यादा या माइनस पाई से कम नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो आप ये देखने की बजाय, मतलब 0 से 2 पाई आंसर रिपोर्ट करने की बजाय, तो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया माइनस पाई से पाई, माइनस पाई पे ओपन इंटरवल और पाई पे क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स थे आर थीटा, उनके बारे में समझ लिया। उनकी वजह से मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, मतलब मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट ये टर्म्स इंट्रोड्यूस ही क्यों करने पड़े, वो हमें बात समझ आ गई। अब यहाँ पे मैंने, याद हो अगर आपको, तो पिछली क्लास में बोला था कि जो प्लस माइनस वाले जो ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो वाले ऑपरेशंस के आर्ग्यूमेंट मैंने मतलब जैसे जब हमने क्या किया था, मॉड्यूलस का हमने मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 देखा था, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 देखा था, मॉड्यूलस ऑफ Z टू द पावर n देखा था, लेकिन हमने मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 नहीं देखा था। ठीक है, तो ये प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z2 के बराबर तो नहीं ही होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने बोला था कि हम आर्ग्यूमेंट में कवर करेंगे, मैं आर्ग्यूमेंट से समझाऊंगी आपको ये पार्ट। तो अब जो पिछले क्लास की प्रॉपर्टीज थी उन्हीं प्रॉपर्टीज को मैं कंटिन्यू करती हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z to the power n is equal to n times argument of Z प्लस 2k पाई, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अब ये जितनी भी जगह मैंने k यूज किया उन सारी जगह के लिए k बिलोंग्स टू -1 0 या फिर 1। ठीक है, तो ये अगर सबसे पहले आपको लॉग वाली क्लास अच्छे से याद हो या लॉग का कंसेप्ट आपका क्लियर हो, तो ये जो आर्ग्यूमेंट के रिलेशंस है ना, ये कुछ ना कुछ हमको लॉग जैसे दिख रहे हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज से मैच करती है, लॉग से मैच करती है। और ये जो 2k पाई है ये लॉग में नहीं था, तो ये 2k पाई क्यों आया। अब हमारा आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है माइनस पाई से पाई, लेकिन अगर मैं दो आर्ग्यूमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या ये गारंटी है कि वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा, नहीं पता। क्या पता करे, क्या पता ना करे। तो वो माइनस पाई से पाई के बीच में अगर लाई नहीं करता है तो हम 2k पाई को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2k पाई मतलब या तो -2 पाई या 0 या फिर 2 पाई, मतलब 2 पाई को या तो ऐड कर दो या 2 पाई को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि जो आपका आंसर है वो काय में आ जाए, माइनस पाई से पाई की रेंज में आ जाए। तो ये 2k पाई का और कोई लॉजिक नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट के कुछ चीज़ें समझ ली हमने, मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 लिख सकते हैं, ये फिर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट की 4 प्रॉपर्टीज हैं ये लॉग से काफ़ी कुछ मेल खाती है, और कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट Z के ही आर्ग्यूमेंट के बराबर होता है। इसे अब अपन ग्राफिकली समझ लेते हैं। तो ये बन गया मेरा एक ग्राफ। ये मैं मान लेती हूँ मेरा एक पॉइंट which is P. Okay, so this is my P point, this is R, this is theta. अब कॉन्जुगेट क्या होता है, ये है मेरा X, ये है मेरा Y। ठीक है, तो X प्लस आयोटा Y का कॉन्जुगेट कितना होता है, X माइनस आयोटा Y। अब X प्लस आयोटा Y अगर इधर लाई कर रहा है तो X माइनस आयोटा Y किधर लाई करेगा भैया, इधर लाई करेगा। ये मुझे क्या मिल गया, x माइनस क्या माइनस आयोटा y।
तो अगर ये कोऑर्डिनेट था x, अगर ये कोऑर्डिनेट था x, y, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है x, -y। और अगर ये पॉइंट है अपना z कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या है z का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर भी ये जो एंगल है ये तो थीटा ही है। इस जगह पर जो हमारा कॉन्जुगेट का एंगल है, मतलब ये वाला एंगल है, ये भी तो थीटा ही है, क्योंकि ये पॉइंट x, -y है। मतलब इसकी इस जगह से डिस्टेंस और इस जगह से डिस्टेंस की बात करें, मतलब एब्सोल्यूट डिस्टेंस की बात करें, तो ये एंगल भी तो थीटा ही आएगा। इसलिए ये फैक्ट हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये बात समझ आती है, ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो अब हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं और हम अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करने से पहले हो सकता है ये वाला टॉपिक थोड़ा सा हेवी ऑन हेड हो सकता है ये बात इतने अच्छे से समझ नहीं आई हो। हमने क्या किया, जैसे एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने वो किया, ग्राफ पे क्या करते हैं, पॉइंट किया, ठीक है। तो हमने पोलर सिस्टम में वो सब किया, मतलब हम पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना सीख गए। और ऐसे ही एक यूलियर फॉर्म भी होता है। दिस इज प्योरली एक्स्ट्रा पार्ट। जो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, उसे कई बार r CIS थीटा भी लिख दिया जाता है। वो बस इंटरप्रिटेशन है, ये cos हो गया, ये आयोटा हो गया, ये साइन हो गया और ये थीटा का थीटा हो गया। और इसे ना r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा भी लिखते हैं। r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, ये होता है यूलर्स फॉर्म। ओके, सो ये कैसे आया, ये यूलर्स फॉर्मूला है उससे आया। वो एक बहुत ही अच्छी फैसिनेटिंग चीज़ है मैथमेटिक्स की जो इसने डिराइव करी थी। सो वील टॉक अबाउट दैट इन द लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर। अभी बस अगर कहीं आपको ये लिखा हुआ दिख जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा मतलब r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट और टोटली एक्स्ट्रा बात थी अभी के लिए, ठीक है। बस ये यूलर्स फॉर्म भी एक फॉर्म है जो r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या फिर x प्लस आयोटा y के बराबर होता है। ओके, सो हमने जो पोलर फॉर्म देखा वो पोलर फॉर्म एक और बार पढ़ना अच्छे से, ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना। तो अगर पोलर फॉर्म थोड़ा भी हेवी ऑन हेड हो तो चिल डाउन, बी पेशेंट, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ लेंगे, फिर से समझ लेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, कई बार आपको प्रैक्टिस करते करते भी ना कंसेप्ट समझ आ जाता है। तो अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी नहीं आता है तो पूरी क्लास फिर से देखेंगे या फिर सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, खुद से एक बार थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, एनसीईआरटी के पूरा एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेंगे, आ ही जाएगा पक्के से। बहुत सारी नई चीज़ें हैं, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स हम अभी डिस्कवर कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी होता है। तो कोई बात नहीं, हाँ ये सब होता है और हाँ ये सब हमारी समझ में आ जाएगा। तो अगर पोलर फॉर्म एकदम ही ऐसी चीज़ लगी हो कि ये क्यों किया ही क्यों, ये तो भी कोई बात नहीं, ये किया इसलिए क्योंकि ये जेई के सिलेबस में है तो हमें ये करना है। और नहीं मतलब किया तो इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में इसकी ज़रूरत थी, ब्ला ब्ला ब्ला, पर आप मेरी बात समझ गए। और ये जो टॉपिक है बहुत सरल है, बस किन बातों का ध्यान रखना है कि एक्स वाई को हमने बनाया r थीटा, जिसमें r cos थीटा वाली टर्म होती है x, r sin थीटा वाली टर्म होती है y, या फिर ऐसा कह लो कि r होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ठीक है, या फिर tan थीटा y अपॉन x होता है। तो ये बस इतनी सी कुछ बातें थी जो पोलर फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। राइट द फॉलोइंग in polar form।
फर्स्ट वन -1 प्लस आयोटा, सेकेंड वन इज 1 माइनस √3 आयोटा, द थर्ड वन इज 1 plus 3 iota upon 1 minus 2 iota, and the fourth one is 1 plus 7 iota upon 2 minus iota का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। हमने सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया था इस चैप्टर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो पोलर फॉर्म पढ़ने के बाद हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करो। वही हिंट मैं दे देती हूँ, पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो इन चारों में दिया है वो है x प्लस आयोटा y। तो इस जगह पे मेरा x होता है r cos थीटा और मेरा y होता है r sin थीटा। ये हिंट काफ़ी है आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट 2 हम क्लास में करेंगे और आखिरी के 2 आप खुद से करेंगे, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले तो इजी थे इसलिए वो मैंने उठा लिए, आखिरी के 2 अब आप 2 दिन में करते रहना, ठीक है? उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलो आसान वाले मैं कर लेती हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे उतना ही आता है। तो आसान वाले से हम चालू करते हैं। पहला वाला हमें दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा, मतलब -1 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 1 इज इक्वल टू r sin थीटा। देखो आयोटा के मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा हुआ है? 1। आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है? 1, मतलब r sin थीटा की वैल्यू क्या है? 1। तो नाउ r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या किया मैंने? स्क्वायरिंग देन ऐड, स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशंस एंड एडिंग देम। तो दिस गिव्स अस r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब r इज इक्वल टू √2। यहाँ पे प्लस माइनस आंसर आएगा क्या, या सिर्फ प्लस √2 आंसर आएगा? सिर्फ प्लस √2 आंसर आएगा। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, r हमेशा पॉजिटिव होता है। सिर्फ प्लस √2 आंसर क्यों आया? क्योंकि r तो एक डिस्टेंस है ना। r तो क्या है? ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस, √x² प्लस y²। वो कोई नंबर थोड़ी है, वो कोई वैल्यू थोड़ी है, वो तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। एक जगह से दूसरी जगह की लंबाई -5 थोड़ी आएगी, 5 आएगी, 5.5 आएगी, 6 आएगी, -7 या माइनस में थोड़ी ना कुछ आ जाएगी। तो r √2 ही होगा, -√2 नहीं होगा। ओके, अब हम आते हैं एंगल पे। हमको क्या चाहिए? tan थीटा चाहिए। हमें क्या पता है? r cos थीटा पता है और r sin थीटा पता है, और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। बहुत इंटेलिजेंट। r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, r से r कैंसिल हो गया, sin थीटा और ये दोनों टर्म्स की अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो वो है हमारी 1/-1, और r से r तो कट गया, मतलब tan थीटा की वैल्यू हो गई y अपॉन x। क्या था ये तो y अपॉन x ही है ना। ठीक है, तो मेरा जो tan थीटा है वो कितना है? tan थीटा है -1। अब tan थीटा -1 है और r पॉजिटिव है। tan थीटा -1 है, r पॉजिटिव है। tan थीटा -1 मतलब कितना एंगल होगा? tan थीटा -1 मतलब 3π/4 होगा। tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में -1 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, राइट। और हमने 0 से 2π तक की वैल्यूज नहीं मानी है, हमने -π से लेके π तक की वैल्यूज मानी है। हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π से π है, तो हमें जो आंसर रिपोर्ट करना है वो भी हमें ऐसे ही रिपोर्ट करना है। तो मेरा आंसर आ गया, एंगल आ गया 3π/4 और मेरा मॉड्यूलस आ गया √2। ओके, so now let's move on to the second one. 1 माइनस √3 आयोटा। यहाँ पे 1 क्या है? r cos थीटा। √3 माइनस √3 क्या है? r sin थीटा। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब r इज इक्वल टू 2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब tan थीटा अगर -√3 है, इसका मतलब थीटा कितना होगा? अब थीटा होगा हमारा -π/3। चलो, तो हमारा tan थीटा -1 आ गया। tan थीटा -1 होना, tan थीटा नेगेटिव होना क्या बताता है? tan थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा मेरा 2 जगह पे हो सकता है। थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है या थीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, तभी tan थीटा नेगेटिव आएगा।
आर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन आर कॉस थीटा नेगेटिव है और आर साइन थीटा पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरा टैन थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा पॉजिटिव है। ये तीनों कॉम्बिनेशन कौन से क्वाड्रेंट में बैठते हैं? ये तीनों कॉम्बिनेशन तो भाई सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में बैठते हैं। और ये तीनों कॉम्बिनेशन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में बिठाएंगे तो मेरी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3π/4 आ जाएगी। ठीक है, मतलब हमको r cos थीटा -1 चाहिए, r sin थीटा +1 चाहिए और tan थीटा -1 चाहिए। तो थीटा 3π/4 ही होगा। दिस इज ऑब्वियस एंड दिस इज वेरी इजी। तो जो मेरा आंसर है वो है r कितना था मेरा? √2 टाइम्स cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ओके, आई होप ये वाली बात समझ आई हो। सबसे पहले मैंने इसे ऐसे कंपेयर किया, एनालॉजी बनाई, उसके बाद r की वैल्यू निकाल ली, r हमेशा पॉजिटिव होता है। tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, tan थीटा या नेगेटिव, cos थीटा हमारा नेगेटिव था और sin थीटा पॉजिटिव था। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, tan थीटा नेगेटिव तो दो जगह पे होता है, पर ये तीनों चीज़ें एक साथ बैठे ये तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है। तो इन तीनों को हमने एक साथ बिठाया सेकंड क्वाड्रेंट में और थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा कब +1 होता है? 3π/4 पे। तो 3π/4 हमारा एंगल आ गया और हमको जब r पता चल गया, थीटा पता चल गया, तो फिर क्या दे रही थी? फिर तो बस इस फॉर्मेट में लिख दिया। ओके, वेरी इजी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड वाला है 1 - √3 आयोटा। तो 1 क्या है मेरा? r cos थीटा, -√3 क्या है मेरा? r sin थीटा। -√3 r sin थीटा है, √3 r sin थीटा नहीं है। ठीक है, तो r cos थीटा है 1, r sin थीटा है -√3, मतलब मेरा sin थीटा नेगेटिव है और cos थीटा पॉजिटिव है। इस जगह पे r² × cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, मतलब 4। तो r² अगर 4 है तो r कितना होगा? +-2, -2 या +2? सिर्फ +2, क्योंकि r तो पॉजिटिव होता है, r तो डिस्टेंस है। तो r आ गया हमारा 2। अब हम निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा हमारा आ जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, मतलब -√3/1। तो tan थीटा आ गया नेगेटिव, साइन थीटा था मेरा नेगेटिव और cos थीटा था मेरा पॉजिटिव। तो tan थीटा नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव और cos थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? कम ऑन, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पूरा हिसाब किताब अच्छे से बैठ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको बस एंगल निकालना है जब tan थीटा की वैल्यू √3 हो या साइन थीटा की वैल्यू r साइन थीटा की वैल्यू -√3 हो, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो? -√3/2, या मतलब आप मेरी बात समझ गए। तो कितना होगा आंसर? -π/3। तो मेरा जो थीटा आ गया ये आ गया -π/3। तो मुझे r मिल चुका है, मुझे थीटा मिल चुका है, बस आंसर लिखना है। और इस जगह पे मेरा आंसर होगा 2 टाइम्स cos ऑफ -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3। So this is my answer, complete answer, and this is how आप जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दो तो सिंपल सी बात यूज करी हमने, r cos थीटा और sin थीटा। बस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे करते हो, उतना आसान था ये तो। बस अब इतना आसान था ही तो ये आखिरी के दो आप करके लाना। हम समझते हैं फिर अगले क्लास में, और हम यहाँ से आगे बढ़ के थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो अब जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है वो भी अटेम्प्ट करने लायक हो चुकी है। सेकंड एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना, रेफरेंस को अटेम्प्ट करना, ये वाला पूरा गो थ्रू करना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट करना और होमवर्क भी करके ले आना। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, पीस आउट।